नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी पर लाइव वीडियो क्लासेस का सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। मतलब आज का दिन, जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और कल का दिन। उसके बाद में आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर ये जो 10% का डिस्काउंट है, इसको लेने के लिए आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना करना है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे। स्टेप नंबर 1। उसके बाद में वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। मतलब एसएससी का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे, आपको 1,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है 1 महीने के लिए। उस पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यहाँ पर 10% डिस्काउंट जैसे ही मिलेगा तो वो 900 रुपये का आपको पड़ेगा 1 महीने के लिए, जहाँ पर आप टॉप एजुकेटर्स को वहाँ पर क्लासेस ले पाएंगे। जिसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक रेफरल कोड यूज़ करना है। रेफरल कोड का वैल्यू नाम क्या है? सौरभ गुप्ता 1। ये रेफरल कोड आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। जैसे ही अप्लाई करोगे, आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर अभी 1300 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कल में 200 लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो आप भी इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। एक बार कम से कम आपको ट्राई तो करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब देखो, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक चीज़ आप लोगों को भी पता होगी कि दिन ब दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा अगर चीज़ कोई कंसर्न वाली है, वो तो है CO2। कार्बन की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखी जाती है, CO2 की। तो यहाँ पर देखो पॉल्यूशन किस तरीके से बढ़ रहा है, उसको लेकर एक यहाँ पर क्वेश्चन बना है। एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एजेंसी है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। उसकी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में भारत में कितने मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन हुआ है। तो यहाँ पर हर एक देश का कार्बन उत्सर्जन जो है हर साल मेज़र किया जाता है। और अगर बात यहाँ पर भारत की जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 2299 मीट्रिक टन। ठीक है, इतने मीट्रिक टन में कार्बन का उत्सर्जन हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करी जाए 2017 के तुलना में, तो 4.8% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर कार्बन उत्सर्जित करने वाले सबसे बड़े देश देखा जाए तो अमेरिका और चाइना का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। ठीक है, तो भारत अमेरिका और चाइना से इस मामलों में पीछे है, और आई होप इनमें पीछे ही रहना चाहिए। लेकिन जो भारत में कार्बन उत्सर्जन का जो रेट है वो सबसे तेज है। मतलब उतनी तेजी से अमेरिका और चाइना में भी नहीं बढ़ रहा है जितनी स्पीड से भारत में कार्बन उत्सर्जन का रेट बढ़ रहा है। तो उस मामले में भारत उनसे आगे है। कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आप भी देख सकते हैं भारत में जो इस समय पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। आप खुद ही सोच सकते हो, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कितने लाखों लोग उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। 15-15, 20-20, 40-40 लाख लोग तो फॉर्म भरते हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है अपने देश में। और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े देश को एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। हर किसी को 24 घंटे बिजली चाहिए। तो बिजली उत्पादन में जो कोयले का यूज़ हो रहा है, कोयले का यूज़ पिछले कुछ सालों में कोयले का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है बिजली उत्पादन को लेकर। तो यहाँ पर ये जो बिजली उत्पादन को लेकर कोयले का यूज़ बढ़ा है, कोयले के जलने से यहाँ पर एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन के पार्टिकल्स उत्सर्जित होते हैं। उसी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने में भारत सरकार कितने करोड़ रुपए निवेश करेगी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई भारत उसमें निवेश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पैसा है वो है 5,042 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर कुल मिलाकर 5,042 करोड़ रुपए जो हैं, ये भारत सरकार जो है किस में निवेश करेंगे? ये करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं BOB। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा मैंने अभी रिसेंट में करवाया था कि कुछ PSU बैंक्स हैं जिनको बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया जा रहा है जिनका। तो वो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, मुझे याद है अच्छे से। तो उनका नाम देख लेते हैं। एक तो देखो रही आपकी देना बैंक। ये जो देना बैंक है इसको इसमें मिलाया जाएगा। दूसरी है आपकी विजया बैंक। ये दोनों जो बैंक हैं, देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों को ही बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया जाएगा। तो इनको मर्ज करने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा को इतनी बड़ी खुशी मिल गई कि 5,042 करोड़ रुपए भारत सरकार इसमें फंड निवेश करेगी।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बना है। अगला क्वेश्चन ये बना है दोस्तों कि यहाँ पर एक अवार्ड है, इस स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कौन से स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर देखो, भारत का जो एयरपोर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं IGI, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको पोजीशन जो मिली है वो मिली है 59th। ठीक है, तो कहाँ पर मिली है, ये मिली है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में। ठीक है, यहाँ पर देखो जो नंबर 1 पर लगातार 7वीं बार नंबर 1 पर बना है वो है सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा, इसको नंबर 1 मिला है और लगातार 7वीं बार इसको नंबर 1 की पोजीशन दी गई है। ठीक है, भारत की जो रैंकिंग है उसमें कुछ सुधार भी हुआ है। तो यहाँ पर देखो, भारत पिछले साल 66वें नंबर पर था और इस बार कितने नंबर पर है, 59th नंबर पर आया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर IGI एयरपोर्ट का एक फ़ोटो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के नए मुख्य कोच किसे घोषित किया गया है। तो यहाँ पर भारतीय पुरुष बास्केटबॉल की टीम के जो नए कोच बनाए गए हैं वो हैं वे वेस्लिन मैटिक जो हैं भारतीय पुरुष बास्केटबॉल खिलाड़ी टीम के कोच बनाए गए हैं। एक चीज़ यहाँ पर समझना कि भारत के देखो, भारत जो है वो क्रिकेट में तो अच्छी पोजीशन पर है, बाकी स्पोर्ट्स में भी अच्छी पोजीशन पर है, बास्केटबॉल में भारत अभी बहुत अच्छी पोजीशन पर नहीं है, लेकिन होना चाहता है। तो उन्होंने क्या किया है, एक बाहरी यानी कि दूसरे देश के कोच है जिनका नाम है वेस्लिन मैटिक, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया है मुख्य कोच के रूप में, क्योंकि ये जो वेस्लिन मैटिक हैं बहुत ही सीनियर कोच हैं और इन्होंने क्या किया था, ईरान को पहली बार जो विश्व चैंपियनशिप 2010 में क्वालिफाइंग राउंड तक पहुंचाने वाले यही व्यक्ति हैं। तो सोचा कि चलो इनको ट्राई करते हैं, भारत में हो सकता है कुछ अच्छा यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से फिर से बना है। क्वेश्चन ये बना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस नाम से एक कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा करी है। कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब समझ रहे होगे, हर जगह डिजिटलाइफिकेशन हो रहा है, हर चीज़ को डिजिटल बनाया जा रहा है। तो कृषि के क्षेत्र में भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ कोशिश करी है। तो यहाँ पर ये जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका नाम है बड़ौदा किसान। बड़ौदा किसान नाम से इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी कृषि सेवा से प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां हैं उनके साथ में उन्होंने हस्ताक्षर किया है, करार किया है, जिसमें ये क्या करेंगे, डिजिटली डेटा प्रोवाइड कराएंगे कृषि से क्षेत्र में कि वर्षा कब होने वाली, कौन सी फसल को किस तरीके की मिट्टी में उगाने से कैसे फसल की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मतलब हर चीज़ का एक डेटा एनालिसिस यहाँ पर कराया जाएगा। इसके अलावा एक चैनल क्रिएट किया जाएगा जहाँ पर किसानों को सस्ते दामों पर लोन अवेलेबल हो, सस्ते रेट पर, और एक ऐसा चैनल कि किसान अपनी फसल को जहाँ पर ले जाएं तो आसानी से उनकी फसल वहाँ पर सेल हो जाए। तो इस तरीके का एक सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया जाना है। बात करी जाए बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO, तो उनका नाम है PS जयकुमार और इसके मुख्यालय की बात करी जाए तो ये है बड़ोदरा, गुजरात में। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, तो उसका एक फ़ोटो भी बनता तो है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में UNDP के द्वारा जारी निर्धनता सूचकांक 2018 में पिछले 10 वर्षों में भारत की जो निर्धनता है वो 55% से कम होकर कितना प्रतिशत रह गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो 55% से जो गरीबी थी वो घट कर रह गई है 28%, यानी कि गरीबी जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। कम होने का मतलब है लोग जो हैं गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने फिर से देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो टर्म है UNDP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग बता देना। बाकी 55% से घटकर 28% रह गई है, ये मैं बता देता हूँ। आपको UNDP का फोटो दिखा देता हूँ, आपको बताना है कि UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी एक कह सकते हो नदी मार्ग बनाया जा रहा है। रोड से मार्ग होता है, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी एक जल मार्ग बनाया जा रहा है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी मार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी को प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में शामिल किया गया है।
तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है रूप नारायण नदी। इसको प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में अपनाया जा रहा है। इसको मोटे तौर पर ये समझ सकते हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो नदी से मार्ग बनाया जा रहा है, उसमें ऑफिशियल जो नदी चुनी गई है वो है रूप नारायण नदी। यहाँ पर कई दिनों से बात चल रही थी, अब जाकर इसको फायदा हुआ है। तो यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक क्रूज सेवा को शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के लिए डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने रोलैंड गैरोस के साथ में हाथ मिलाया है? तो यहाँ पर जैसे फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट होगा, उसमें इन्फोसिस कंपनी जो है, भारत की इन्फोसिस कंपनी जो है वो वहाँ पर डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगी, जिसके चलते उसने रोलैंड गैरोस के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है रोलैंड गैरोस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो फ्रेंच ओपन होता है, मैं ये पहले बता चुका हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि जो जो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट है, इसको रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, डिजिटल सेवा जो इन्फोसिस प्रदान करेगी, उसका मतलब है, आपने देखा होगा कोई मैच अगर चल रहा है और कोई खिलाड़ी अगर खेलने आता है, तो उसके पिछले साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसने कितने शतक लगाए, क्रिकेट में की बात कर रहा हूँ, कितने अर्धशतक लगाए, कितने कैच पकड़े, तो ये जो डेटा वहाँ पर शो होता है, ये सब यही कंपनियाँ करती हैं। तो अब ये चूंकि यहाँ पर फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, तो उसी से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो वहाँ पर दिखाया जाएगा, जिससे क्या होता है, थोड़ा और अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो अच्छा लगता है जब इस तरीके का मैच के दौरान चीज़ें देखने को मिलती, ग्राफ आता है किस तरीके से परफॉर्मेंस रही, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इन्फोसिस के सीईओ की बात करिए तो सरिल पारेख हो जाएंगे। मुख्यालय की बात करिए तो बेंगलुरु इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि विश्व रंगमंच दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 मार्च को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व रंगमंच दिवस जो है वो 27 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए ऐसे भी बता सकते हैं, आपको याद होगा जब कल की डेट में 27 तारीख को यहाँ पर जो भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करी थी, जिसमें लाइव सैटेलाइट को मार गिराया था, न्यूज़ में भी आ रहा था। उस समय राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, उसमें वहाँ पर उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था इंडियन साइंटिस्ट को ऐसा मिसाइल बनाने के लिए, एंटी मिसाइल बनाने के लिए, एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने के लिए। साथ ही साथ में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को टैग किया था और उनको विश किया था कि वर्ल्ड थिएटर डे आपको मुबारक हो, मतलब उसकी बधाई दी थी। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी वहाँ पर मीम्स बने थे। तो इस तरीके से कोरिलेट करोगे तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, ट्यूरिंग अवार्ड। क्वेश्चन है, ट्यूरिंग अवार्ड जिसको बोलते हैं ट्यूरिंग पुरस्कार, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में ट्यूरिंग अवार्ड हर साल दिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ट्यूरिंग अवार्ड को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इससे याद रख सकते हैं, सो दैट आपको लंबे समय तक याद रहे। अब यहाँ पर आज जो क्वेश्चन पूछूंगा वो थोड़े से डिफरेंट है, देखते हैं कौन इनके आंसर दे पाता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई एवरी वोट काउंट्स पुस्तक के लेखक कौन है? दूसरा क्वेश्चन है, मन की बात अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं कौन दे पाता है। और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ एक ही जगह पर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।